हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम अपना जो कंसेप्ट कवर करेंगे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो करेंगे बेटा अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। यानी आज की क्लास में बेटा हम देखेंगे कि जिस दिन पार्टनर्स अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, उस दिन अगर पार्टनरशिप फर्म के पास अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज अगर पड़े हुए हैं, तो उनका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, वो हमें आज की क्लास में देखना है। तो देखो, मैं अपनी बात को ना बेटा यहाँ पर आपको पहले कुछ स्टेप वाइज यहाँ पर बातें बताऊंगा, फिर मैं इसके ट्रीटमेंट्स पे आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस हमें कहाँ दिखाई देते हैं। तो बेसिकली मेरे बच्चे देखो, हमारे पास ना चार तरीके के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आपको लायबिलिटी साइड दिखाई देंगे। और ये चार तरीके के होते हैं। इनका नाम होता है पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर पीएनएल अकाउंट के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है तो एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंट्स ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो चार तरीके के आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, इनके नाम आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेने हैं। बोलो क्लियर हो गया? यस। वैसे ही बेटा आपके पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होंगे, है ना, ऐसे लॉसेज जो बिजनेस अभी तक राइट ऑफ नहीं कर पाई है, वो आपको कहाँ दिखाई देंगे? एसेट साइड दिखाई देंगे। ऐसे आपके पास सिर्फ तीन तरीके के ही बोलते हैं ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होते हैं। वो होते हैं पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब यहाँ पर है एक्सपेंस। ठीक है, अगर करंट ईयर में एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस होने की वजह से करंट ईयर में लॉस हो जाता है, और ऐसे में फिर हम उसे पीएनएल अकाउंट के नाम से यहाँ पे शो करते हैं। तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। अभी तक आप इसको राइट ऑफ नहीं कर पाए हो, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर में एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया था। वैसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। तो ये तीन तरीके के बेटा यहाँ पर एक्सपेंस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं, जो आपको यहाँ पर एसेट साइड दिखाई देते हैं। तो पहले फेस में मैंने आपसे ये बात करी कि जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं? एसेट साइड होते हैं। ठीक है, इन आइटम्स को आपको ध्यान में रखना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के। ठीक है, अच्छा, सेकंड मेरा टॉपिक यहाँ पर ये है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एसेट साइड ही क्यों दिखते हैं। तो देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड इसलिए दिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं बिजनेस बोलते हैं ना कि इन प्रॉफिट्स को मानती है कि इन प्रॉफिट्स पे हक, कंट्रोल, अधिकार किनका है? ओनर्स का है। एक्चुअली में ये जो बचाए हुए प्रॉफिट्स है ना, ये ओनर्स को बढ़ जाने चाहिए थे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए थे। पर ये प्रॉफिट ना ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर पार्टनरशिप फर्म ने इसे अपने पास ही कैप्ट इटसेल्फ रखना ही सही समझा। क्यों? क्योंकि फर्म को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेन एक्सपेंस आ सकता है, कोई अननोन लाइबिलिटी आ सकती है, कोई डिफिकल्ट टाइम आ सकता है, या फर्म में फ्यूचर के लिए ग्रोथ पर्पस के लिए हमें पैसा चाहिए हो सकता है। दैट्स वाई फर्म ने ये प्रॉफिट अपने पास बचा के रखा है। पर फर्म को पता है ये प्रॉफिट भले ही हमारे पास है, पर अमानत किसकी है? पार्टनर की है। ठीक है, इसमें हक, कंट्रोल, अधिकार किसका है? पार्टनर का है। इसलिए बिजनेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कहाँ दिखाती है? लायबिलिटी साइड दिखाती है। वहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को बेटा एसेट साइड इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि पहली बात, इनका अमाउंट ना ह्यूज होता है। ठीक है, ये छोटे मोटे एक्सपेंस नहीं होते। अगर छोटे मोटे एक्सपेंस होते तो ये कब का हमारी इनकम से राइट ऑफ हो चुके होते। अगर ये बैलेंस शीट में एसेट साइड एज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनका कारण ये है कि इनका अमाउंट बहुत ह्यूज था और बिजनेस इनको राइट ऑफ नहीं कर पाई। प्लस बिजनेस को ऐसा लगता है कि ये जो लॉसेस हमारे यहाँ पर ये हो रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जैसे पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस यहाँ पे इनकर्ड हुए हैं, इनके पीछे होने का कारण एक डिसीजन है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। और बिजनेस को ऐसा लगता है कि इन लॉसेस की वजह से ना भविष्य में बिजनेस को फायदा होने की गुंजाइश है, इसलिए बिजनेस इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को एसेट साइड दिखा देता है। पर टेक्निकली दे आर नॉट अ रियल एसेट। जैसे प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ठीक है, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल, स्टॉक, डेटर, कैश बैंक, जैसे ये रियल एसेट होते हैं बिजनेस के, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी बिजनेस की एक्टिविटी में अप्लाई होते हैं। पर ये बिजनेस के ना ऐसे कोई रियल एसेट्स नहीं है जो बिजनेस के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इनको ना फेक एसेट मानते हैं, यानी हम इनको फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फिक्टिशियस एसेट, यानी झूठ मूठ के एसेट। ये कोई रियल एसेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि है तो ये
एक तरीके के लॉसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है, तो मैंने लॉजिक भी दे दिया। अब तीसरा टॉपिक यहाँ पर ये आता है कि इन इंडिविजुअल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का, और इन इंडिविजुअल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का मतलब क्या है। तो देखो, अगर आपको पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट अगर बैलेंस दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म ने ना बेटा प्रॉफिट को सेव करके रखा है, पर पार्टनरशिप फर्म ने ये प्रॉफिट अभी तक ऑफिशियली किसी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया है। तो जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट बचाती है बट बिना रिजर्व में ट्रांसफर करे, तो उसको कहां सेव कर दिया जाता है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के नाम से सेव कर दिया जाता है। वहीं अगर बिजनेस अपने प्रॉफिट को ऑफिशियली रिजर्व में ट्रांसफर करती है, तो प्रॉफिट का फिर कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व, कुछ हिस्सा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कुछ हिस्सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में चला जाता है। अगर मैं अब बात करूं जनरल रिजर्व की, तो जनरल रिजर्व एक ऐसा बचाया हुआ प्रॉफिट है जिसे बिजनेस अपने डिफिकल्ट टाइम पर कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिजनेस अपनी एक्टिविटीज में इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? समझ यहाँ पर? यस। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे बच्चे एक ऐसा बचाया हुआ प्रॉफिट है जहां पे बिजनेस इस रिजर्व को मेंटेन कर रही है एक पर्पस के लिए, और पर्पस क्या है, वर्कर एंड एम्प्लॉयज के लिए। वर्कर एंड एम्प्लॉयज बेटा बिजनेस के लिए काम करते रहते हैं, तो काम करते करते ऐसा हो सकता है कि किसी वर्कर और एम्प्लॉय के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में मेरे बच्चे हमें ना फिर उन्हें मॉनेटरी कंपनसेट करना होता है, क्योंकि उनको जो डैमेज एक्सीडेंट इंजरी हुई ना वो काम करते करते हुई। तो ऐसे में बिजनेस जब उनको कंपनसेट करते हैं, मॉनेटरी पैसा कंपनसेट करते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस के ऊपर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस, एक फाइनेंशियल टोल, एक तरीके का स्ट्रेस पैदा होता है। तो बिजनेस के ऊपर वो फाइनेंशियल स्ट्रेस पैदा ना हो, इसलिए बिजनेस क्या मेंटेन करता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी एक स्पेसिफिक बोलते हैं ना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बचाया हुआ प्रॉफिट है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों मेंटेन किया जाता है, क्योंकि बिजनेस को ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम मार्केट में कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डाउन होने के कारण, गिरने के कारण, रिड्यूस होने के कारण बिजनेस को लॉस हो सकता है, और उस लॉस की भरपाई कहीं ना कहीं फिर हम किससे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस से प्रोटेक्शन के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो याद रखना, हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉफिट ऐसे हैं लाइक पीएनएल और जनरल रिजर्व, जो एक तरीके के फ्री प्रॉफिट्स है, इन्हें वक्त पड़ने पर कहीं भी यूज किया जा सकता है। पर वहीं हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसे बोलते हैं ना बचाए हुए प्रॉफिट्स हैं जिनका एक पर्पस है, जिनका एक ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक प्रॉफिट बोलते हैं ना यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? यस। बात अगर मैं करूं अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के एक्सप्लेनेशन की, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट का मतलब है अगर करंट ईयर में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से बेटा आपका जो प्रॉफिट बचना चाहिए, प्रॉफिट ना बचकर लॉस आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे। सोचो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी हमें बिजनेस में कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें खर्चा हुआ। हमने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो कहीं से लीगल एडवाइस ली होगी, तो उसके लिए हमने एडवोकेट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे करी होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए, मान लो हमने अपना बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी वगैरह बाय करा होगा, तो उसको बाय करने में हमारा कुछ एक्सपेंस हुआ होगा। लाइक अगर मान लीजिए हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया होगा, तो बैंक ने हमें लोन तो ऐसे तो नहीं दे दिया होगा। बैंक ने कहा होगा भाई पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ, क्योंकि आपका ये नया नया बिजनेस है, हम कैसे विश्वास कर लें कि आपका बिजनेस आगे सक्सेस ही होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट चार्टेड अकाउंटेंट से बनवानी पड़ती है। तो अगर सीए बनाएगा तो अपनी फीस लेगा, और वो फीस हम पे कर रहे हैं। सोचो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ बट स्टिल बिजनेस को एग्जिस्टेंस पे लाने के लिए हमने खर्चे करने चालू कर दिया। तो ऐसे खर्चे जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं, उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोला जाता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है। वहीं हमारे पास
डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है बेटा जो बिजनेस के प्रमोशन में काम आता है। ठीक है, जैसे आपको पता है आज का बेटा मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव है। हर एक बिजनेस अपने बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे बिजनेस से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में बेटा बिजनेसेस क्या करते हैं, अपना बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशनल बोलते हैं ना एक्टिविटी करते हैं। और ये सब करने के लिए बेटा बिजनेस को कभी कभी बोलते हैं ना ह्यूज एक्सपेंस यहाँ पर पे करना पड़ जाता है, ह्यूज अमाउंट यहाँ पे बिजनेस का इन्वॉल्व हो जाता है। छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट है तो आप उसे करंट ईयर की इनकम से राइट ऑफ कर सकते हो, पर मेरे प्यारे बच्चों अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में बेटा हम अपने इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को सिंगल ईयर में ना राइट ऑफ करके धीरे धीरे राइट ऑफ करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये मानते हैं कि इसे एक साथ दिखा दिया तो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा, आता हुआ बिजनेस का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए बिजनेस क्या करते हैं कि ह्यूज जो ये एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, चाहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो, चाहे डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, बिजनेस विल डिसाइड कि हम इन्हें धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, और जब तक राइट ऑफ नहीं करा, जो पोर्शन हमने राइट ऑफ नहीं करा उसको हम ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह, एक्यूमुलेटेड लॉस की तरह उसको टेम्पररी पर्पस के लिए कहाँ दिखाएंगे, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। जिस दिन राइट ऑफ हो जाएगा उस दिन खत्म हो जाएंगे बेटा ये, पर ये टेम्पररी पर्पस के लिए कहाँ दिखाए जाते हैं, एसेट साइड दिखाए जाते हैं। बोलो क्या बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब अगर हम बात करें, देखो तीन टॉपिक्स आपने यहाँ पे पढ़े। पहले ये पढ़ा कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ दिखाई देते हैं, लायबिलिटी साइड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस कहाँ दिखाई देते हैं, एसेट साइड। दूसरे टॉपिक में आपने ये पढ़ा कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड ही क्यों दिखाई देते हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एसेट साइड ही क्यों दिखाई देते हैं। आपने ये टॉपिक भी कवर करा। तीसरा जो यहाँ पर टॉपिक आपने पढ़ा वो पढ़ा हर एक प्रॉफिट का मीनिंग, हर एक लॉस का मीनिंग। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। अब आते हैं हम इनके ट्रीटमेंट्स के ऊपर। तो बेटा देखो, अगर हमें इनका ट्रीटमेंट करना है तो बेसिकली जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं, इनका जो मोस्ट कॉमनली जो मेथड होता है वो ये होता है कि हमें ना इन सारे के सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को और इन सारे के सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज को बोलते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशो में। देखो मैं तुमसे ना सिंपल यहाँ पर एक बात भी करता हूँ। आओ देखो, मान लो कि ओल्ड फर्म में, ठीक है, जब हमारी ओल्ड फर्म चल रही थी, मान लो, तो ओल्ड फर्म जब चल रही थी तो हमारी पार्टनरशिप फर्म ने कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व बचाए, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फर्म के पास यहाँ पर क्रिएट हुए। वैसे ही फर्म चल रही थी तो हमने लॉसेस भी करे होंगे, तो फर्म के पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी यहाँ पर अराइज हुए। अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2026 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारी पुरानी फर्म में रेशो था 1:1, बट अब हम अपना रेशो चेंज कर देते हैं, 3:2 में कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में बेटा जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि पुरानी फर्म में जो हमने ये प्रॉफिट बचा के रखे थे, या ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हमें पुरानी फर्म में दिखाई दे रहे, हम इनका क्या ट्रीटमेंट करें। तो बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस ओल्ड फर्म में अराइज हुए थे, ओल्ड फर्म में क्रिएट हुए थे, तो हम इन्हें ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिस दिन पार्टनर अपना रेशो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो इसलिए मोस्ट कॉमन जो इसका ट्रीटमेंट होता है कि जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये सारे अकाउंट हम क्या कर दें, क्लोज कर दें, और पार्टनर्स के बीच में बांटकर इन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इनको खत्म कर दें। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, तो इनकी क्या जर्नल एंट्रीज होती है वो यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आपको देखो कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा है बेटा लायबिलिटी साइड, तो बताओ लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप अपने इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में अगर बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन्हें अगर खत्म करोगे, अकाउंट क्लोज करोगे, जो कि नेचुरली करते भी हैं। क्यों? क्योंकि जब देखो बेटा हम आगे नई फर्म में जाते हैं ना, तो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो गया है। तो जनरली हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस को नई फर्म में कैरी ऑन जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, हम मोस्टली इनको रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बांट देते हैं। तो इसलिए अगर हम इनको बांट रहे हैं तो बिजनेस सेज कि ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है ये हमारे लिए लायबिलिटी थे, क्योंकि ये प्रॉफिट पे हक, कंट्रोल, अधिकार किनका था, पार्टनर्स का था। तो भले ही हमने इन्हें बिजनेस के एक फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए बचा के रखा था, बट ये हमारे लिए लायबिलिटी थे। आज अगर हम इनको
अगर हम इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को अगर आज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, खत्म करते हैं, तो हमारे पास जितने भी ये प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो पीएनएल हो, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, आईएफआर हो, ये सब पहले हमारी लायबिलिटी थे, इन सब का बैलेंस क्रेडिट था, बट अब हम इन सब का बैलेंस डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम इन सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो क्रेडिट बैलेंस जितनी भी लायबिलिटीज का है यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, खत्म करने पे वो क्रेडिट से डेबिट हो जाएंगे, और ये प्रॉफिट किनको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। सोचो बेटा, जब आप ये प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को दोगे, तो इससे पार्टनर्स का जो कैपिटल है ना, वो बढ़ेगा, और पार्टनर्स का कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है ना मेरे बच्चे, तो वो क्रेडिट होता है। बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आती है? और याद रखना, रूल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अकाउंटिंग रूल्स, सारे एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट होते हैं, इनकम के बैलेंस क्रेडिट, लायबिलिटी कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। और अगर इन सब के बैलेंस कल के दिन अगर रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो जिनके डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट, और जिनके क्रेडिट बैलेंस है उनके बैलेंस डेबिट हो जाते हैं। तो ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये एंट्री समझ पाओगे, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। पर मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि आपके पास यहाँ पे दो फ्री प्रॉफिट्स है, जिसका नाम था पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एंड जनरल रिजर्व। पर दो एक ऐसे भी बचाए हुए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है आपके पास, जिनको बचाने का हमारे पास एक पर्पस था, एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो याद रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जब भी आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांटोगे, तो आपको उनका बस एक्सेस अमाउंट ही बांटना है। तो इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटते टाइम आपको सोचना है, आपको अपने सेंसर्स ऑन करने, सोचना है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं अपने पार्टनर को दे रहा हूं, तो देने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये देख लो कोई क्लेम तो नहीं आया, क्योंकि ये वर्कर के साथ होने वाले मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट, डैमेज से जो नुकसान बिजनेस को यहाँ पे पहुंचता है, उसके लिए यहाँ पर ये रिजर्व बनाया जाता है ना। जब भी किसी वर्कर को किसी वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग, डैमेज या कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा, तो वर्कर क्लेम करेगा, तो क्लेम पे कर सके, इसलिए रिजर्व हमने बनाया। तो ये रिजर्व पार्टनर को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो करो, पर पहले ये देख लो कोई क्लेम तो नहीं आया। वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जब आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांटो, तो बांटने से पहले एक बार देख लो कि जिस पर्पस के लिए ये आईएफआर बनाया गया था, क्या वो पर्पस होता हुआ तो नहीं दिख रहा? क्या आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट से होता हुआ जो लॉस है वो तो नहीं दिख रहा? ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको बेटा अगर इन्वेस्टमेंट से लॉस आता हुआ दिख रहा है, तो उस लॉस को पहले आप किससे सेट करोगे? अपने आईएफआर से, और फिर जो एक्सेस अमाउंट बचेगा, वो अमाउंट फिर आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हो। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो इसलिए आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटिए पार्टनर्स के बीच में, दीजिए उनको, पर सिर्फ कौन सा अमाउंट दीजिए? एक्सेस अमाउंट, ठीक है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? यस। अब क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी होते हैं बेटा, इसलिए मैंने इनके इनके आपके पास कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी रखे हैं। अपनी बात को समझाने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ केसेस आपको दिए हैं, तो जरा देखिए आप। जैसे हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है, तो यहाँ पे मैंने 3 केस दिए हैं। तो पहला केस यहाँ पर ये है कि मान लो ओल्ड रेशो है 1:1, नया रेशियो है 3:2, पार्टनर विल डिसाइड कि हम अपना नया रेशियो 3:2 रखना चाहते हैं। बैलेंस शीट में बेटा यहाँ पर लायबिलिटी साइड हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा है। पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बताया गया है कि इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर वर्कर के द्वारा कोई क्लेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीधा बोल दिया कि पास करो जनरल एंट्री, तो हम यही मानेंगे कि सारा का सारा रिजर्व एक्सेस है, इस पे कोई भी क्लेम नहीं आ रहा है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म करेंगे, लायबिलिटी को खत्म करेंगे। आपको पता है लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, खत्म करने पर ये लायबिलिटी के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और जितना भी ये प्रॉफिट है ना, हम अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, यानी ए बी के बीच में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो जब प्रॉफिट ए बी के अकाउंट में जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो अगर आप कैपिटल अकाउंट बढ़ाओगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज भी बढ़ेंगे और क्रेडिट होगा। और सोचो 20,000 को अगर आप 1:1 में बांटोगे, तो 10,000 10,000 ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और ऐसे में
एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। नरेशन क्या होगी? बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अपने पार्टनर्स को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट सकते हैं, पर कौन सा रिजर्व? जो एक्सेस हो, जो एक्सेस अमाउंट बचे। यहाँ पे सारा एक्सेस था तो देखो सारा बांट दिया। वैसे ही यहाँ पर एक केस 2 है, इसको देखो। यहाँ पे ओल्ड रेशो है एबी का 1:1, न्यू रेशो है 3:2। पुरानी फर्म की बैलेंस शीट दी है, उसमें लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 20,000। एडजस्टमेंट बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है कितना? 14,000। यानी किसी वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग, डैमेज, एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा बिजनेस को अपनी सर्विस देते टाइम, तो वो वर्कर अब क्लेम कर रहा है कि मुझे 14,000 रुपीज चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अगर वर्कर के द्वारा क्लेम आ रहा है 14,000 रुपीज का, तो क्या आप पार्टनर्स को सारा का सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? द आंसर इज नो। हम पहले सोचेंगे कितना क्लेम आया, कितना क्लेम आया? 14। तो ये 14,000 का जो क्लेम है एडजस्ट होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। उसके बाद कितना एक्सेस बच रहा है बताओ? 6,000 रुपए। ये हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं। तो अगर मुझे इसकी एंट्री पास करनी हो तो देखो इसकी एंट्री क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म करेंगे, क्योंकि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम खत्म करेंगे। तो ऐसे में मेरे बच्चे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करके अपना 14,000 का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे एडजस्ट करवाएंगे किससे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। ठीक है, अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम क्रेडिट क्यों करेंगे? ठीक है, क्योंकि जो वर्कर क्लेम कर रहा है उसको अभी हमने पैसे नहीं दिए, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। हाँ, इस लायबिलिटी के आने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन करा करें। और अगर बेटा 20,000 में से 14,000 अगर एडजस्ट हो जाते हैं क्लेम को बोलते हैं ना सेट ऑफ करने में, तो बचे हुए अभी भी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें यहाँ दिख रहे हैं वो कितने रुपए से हैं? 6,000 रुपए से। हम इस 6,000 को एक्सेस अमाउंट मानेंगे और ए और बी के बीच में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, जो कि है 1:1 इक्वल। तो बचा हुआ जो 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 3,000 3,000 करके ए बी के बीच में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि हमने अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करा ओल्ड रेशो में, बट वो करा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एडजस्ट करने के बाद। बोलो क्लियर है? यहाँ पे भी मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 20,000, पर हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट बचा वो कितना बचा? 6,000। वही 6,000 मैंने किसके बीच में बांटा? पार्टनर्स के बीच में बांटा। ऐसे ही हमारे पास केस थर्ड भी है बेटा, इसको भी देखिए। ओल्ड रेशो है 1:1, न्यू रेशो है 3:2 एबी के बीच में। ठीक है, इन्होंने आपस में रेशो चेंज कर दिया। बैलेंस शीट जो पुरानी फर्म की थी उसमें लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमें दिख रहा है 20,000 का। अब इसके ऊपर ना बेटा एडजस्टमेंट दिया है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया? 22,000। यानी वर्कर क्लेम कर रहे हैं कंपनसेशन के नाम पर कितना? 22,000। अब ये बताओ हमने रिजर्व कितना बनाया? 20,000। अब ये बताओ इस रिजर्व में कोई एक्सेस अमाउंट बच रहा है? द आंसर इज नो, क्योंकि सारा का सारा रिजर्व इस क्लेम को एडजस्ट करने में चला जाएगा। इवन दो हमारा क्लेम ज्यादा आ रहा है रिजर्व अमाउंट से, तो इवन दो बिजनेस को तो यहाँ ओवर क्लेम की वजह से लॉस हो रहा है, जिस लॉस को अभी हम देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हमें इसके एंट्री पास करनी है तो क्या एंट्री पास करेंगे? जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है लायबिलिटी साइड उसको हम रिड्यूस करेंगे, खत्म करेंगे, डेबिट करेंगे 20,000 से। और इस 20,000 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एडजस्ट कराएंगे किसके साथ? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के साथ, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया 22,000 से। ठीक है, अब ये देखो 22,000 का क्लेम आया है, लायबिलिटी आई है, और इस लायबिलिटी के आने से हमें नुकसान भी हो रहा है, पर 22,000 में से 20,000 का नुकसान किसने झेल लिया? हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ने झेल लिया। बताओ अभी भी कितने रुपए का नुकसान बच रहा है जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं झेल पा रहा है? वो है 2,000 का। डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो इस 2,000 के नुकसान को कौन झेलेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट झेलेगा। तो सर ये रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है? तो याद रखना, मैंने जब चेंज इन द पीएसआर का फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने वहां पे भी बताया था बेटा कि जिस दिन पार्टनर रेशियो चेंज करते हैं उस दिन हमें स्पेशल अकाउंटिंग करनी होती है, और वहां पे हम अपना एक रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाते हैं। हाउएवर रिवोल्यूशन अकाउंट हम अपने
आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट बेसिकली तब बनाया जाता है, इसका बस एक ग्लांस ले लो कि कब बनाया जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब एसेट्स एंड लायबिलिटी के चेंज होने से बिजनेस को फायदा नुकसान होता है, तो उस फायदे नुकसान को हम रिवोल्यूशन अकाउंट में नोट करते हैं। आप सोचो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के आने से लायबिलिटी अराइज हुई बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस को अब ये क्लेम पे करना है। लायबिलिटी के आने से नुकसान हुआ, 20,000 तक का नुकसान आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ने झेला, पर जो 2,000 का जो ओवर लॉस हो गया ओवर क्लेम की वजह से, उसे कौन झेलेगा? रिवैल्यूएशन झेलेगा। सर एक बात बताओ, अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते ही नहीं, तब बेटा जितना भी क्लेम आया वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के आने से नुकसान हुआ तो सारा का सारा 22,000 का नुकसान फिर रिवोल्यूशन अकाउंट ही झेलता। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। नरेशन हो जाएगा, बिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहां पर आपके पास बेटा पार्टनर्स को बांटने के लिए कोई भी एक्सेस रिजर्व नहीं बचा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। बोलो बात समझ में आ गई? यस। तो ये 3 केसेस थे, आप इनको देख लेना बेटा, नोट कर लेना, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये आप कहीं नोट कर लेना, इससे बेटा आपको बस एडिशनल मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर के रिगार्डिंग। ठीक है, कि आप गलतियां ना करो। अच्छा, नेक्स्ट है सेम आईएफआर के ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, तो यहाँ पर भी ऐसी है, देखो ओल्ड रेशो है 1:1, न्यू रेशो है 3:2। पुरानी बैलेंस शीट में मेरे बच्चे लाइबिलिटी साइड आईएफआर दे रखा था 10,000 और इन्वेस्टमेंट दे रखा था 1 लाख। ठीक है, तो हमने देखा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बोला है, तो कुछ भी नहीं बोला, सीधा बोला एंट्री पास कर दो। तो हम देख रहे हैं कि आईएफआर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो और बगल में इन्वेस्टमेंट भी है 1 लाख का, पर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हमें कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट डाउन ही नहीं हो रहा है, रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होता, लॉस होता है इन्वेस्टमेंट से, तो हमारा आईएफआर एक्टिव होता और उस लॉस को झेलता। पर यहाँ तो बताया ही नहीं गया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसलिए हम जितना भी आईएफआर है, अगर पार्टनर्स अपने इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं, जो कॉमनली पार्टनर डिसाइड करते ही हैं कि हम बांटना चाहते हैं, तो अगर बांटना चाहते हैं आईएफआर को, तो आईएफआर पूरा का पूरा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। बांटने पे मेरे बच्चे इन सब का बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और बिजनेस ये कहेगी कि जो 10,000 का आईएफआर है ना, ये हम सारा का सारा किसको दे देंगे? अपने पार्टनर्स को दे देंगे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। सोचो, एक लायबिलिटी कम हुई बट दूसरी लायबिलिटी तो बढ़ रही है ना, आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि आप उनके अकाउंट में प्रॉफिट डाल रहे हो। सोचो, 10,000 का जो आईएफआर था, जब आप उसे ओल्ड रेशो इक्वल में बांटोगे तो 5-5 हजार आप ए बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और आप नरेशन पास करोगे बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। बोलो क्लियर हो गया? यस। फिर अगर मैं इसके एक सेकंड केस की बात करूं, तो मान लो ओल्ड रेशो फिर 1:1 है। ठीक है, आपके पास न्यू रेशो है ए बी के बीच में 3:2। ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट दी है, लायबिलिटी साइड आईएफआर है और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट भी दिया है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यूं तो 1 लाख थी, बट मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 98,000। आपको अपने इन्वेस्टमेंट में 2,000 का यहाँ पर नुकसान हो गया। सोचो, मार्केट में इन्वेस्ट किया था 1 लाख, पर आज मार्केट में कीमत कितनी हो चुकी है बेटा? 98,000। तो आपको कहीं ना कहीं 2,000 का बेटा यहाँ पर क्या हो चुका है? नुकसान हो चुका है। तो इस नुकसान को मेरे बच्चे, ये जो 2,000 का लॉस है, इसको हम अब एडजस्ट कराएंगे आईएफआर से। ठीक है, किससे एडजस्ट कराएंगे? आईएफआर से, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ठीक है, क्या एंट्री पास करेंगे? तो देखो, सारा का सारा आईएफआर हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो जितना भी आईएफआर लायबिलिटी साइड था, क्रेडिट साइड था, लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट था, तो अब हम उसको खत्म करने पर डेबिट करेंगे, कितने से? पूरे 10,000 से। और हमारा आईएफआर का जो 10,000 का अमाउंट है, वो कुछ अमाउंट एडजस्ट होगा इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस को बेयर करने के लिए। अब सोचो, हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 98,000 हो रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है। हमारा इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो सोचो जब एसेट गिरेंगे तो डेबिट होने के बजाय इन्वेस्टमेंट अब क्रेडिट होगा। तो हमने अपने इन्वेस्टमेंट को गिराया 2,000 रुपए से, और इन्वेस्टमेंट गिरने से जो नुकसान हुआ
उस नुकसान को आईएफआर ने झेल लिया। झेलने के बाद मेरे आईएफआर में अभी भी कितने रुपए पड़े हैं? 8,000 रुपए पड़े हैं। ये एक्सेस अमाउंट मेरे आईएफआर का है, जो फाइनली हम अब किसके बीच में बांट देंगे? पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। और जब आईएफआर पार्टनर्स के बीच में बटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, 8,000 को आप ओल्ड रेशो में बांटोगे तो 4,000 4,000। बोलो क्लियर हो गया? द आंसर इज यस। नरेशन होगा बिंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने अपने आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट किया इन ओल्ड रेशो आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने अपना आईएफआर बांटा जरूर, बट लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद। वैसे ही हमारे पास बेटा यहाँ पे एक केस थर्ड है, इसको भी देखो। वंस अगेन ओल्ड रेशो दिया है 1:1, वंस अगेन न्यू रेशो दिया है 3:2, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटी साइड आईएफआर है 10,000, एसेट साइड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 88,000 दी है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका रिड्यूस हो रहा है 12,000 से, और इन्वेस्टमेंट से लॉस आपको मिल रहा है 12,000 रुपए से। अब ये बताओ, इन्वेस्टमेंट से लॉस हो रहा है 12,000, बट आपके पास तो आईएफआर है ही कितना? 10,000। तो सोचो आपका आईएफआर लॉस कितना झेल सकता है इन्वेस्टमेंट गिरने की वजह से, इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से? सिर्फ 10,000 तक। तो जो 2,000 का एक्सेस लॉस हो रहा है वो कौन झेलेगा? वो झेलेगा हमारा रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट घटने की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो रिवैल्यूएशन में भी जाता है। ये डायरेक्ट सारा का सारा रिवैल्यूएशन में इसलिए नहीं गया बेटा 12,000 का नुकसान, क्योंकि आपने 10,000 का आईएफआर भी बना रखा था। यस। तो देखो, आपने अपना आईएफआर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिड्यूस करा, लायबिलिटी साइड था आईएफआर, क्रेडिट बैलेंस था, इसको डेबिट किया, और अपने आईएफआर को एडजस्ट करा किससे? इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है। इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, डेबिट गिरेगा तो क्रेडिट होगा। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट गिराया 12,000 से, तो इन्वेस्टमेंट गिरने की वजह से आपको नुकसान हो गया 12,000 की वजह से। तो 12,000 का नुकसान तो नहीं झेला आईएफआर ने। आईएफआर ने सिर्फ कितना नुकसान झेला है? 10,000 तक का, जितना आईएफआर में रिजर्व मेंटेन था। बाकी जो ओवर लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट के रिड्यूस होने की वजह से, वो 2,000 का एक्सेस लॉस किसने झेला है? रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो याद रखना कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में उनका पर्पस उनके रिजर्व अमाउंट से भी ज्यादा निकल जाए, तो फिर ऐसे में बीच में किसको आना पड़ता है? फिर एक्सेस लॉस को झेलने के लिए रिवोल्यूशन को आना पड़ता है। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। तो यहाँ पर आकर ना देखो, मैंने ना आईएफआर के 3 केस आपके साथ डिस्कस कर लिए। इनको आपको बहुत अच्छे से देखना बेटा, कहीं नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो अच्छे से, कहीं मेंशन कर लो। और जब जब आप चेंज इन पीएसआर में किसके बारे में पढ़ो? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर के बारे में, तो ये सारे टॉपिक्स कवर करो अपने। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के भी 3 टॉपिक कराए, और आईएफआर के भी 3 टॉपिक 3 केस मैंने कराए, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपकी यहाँ पर बनाई। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। तो देखो, अगर आपको सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटने हैं तो बांटो। जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो, पीएनएल को डेबिट कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करो, आईएफआर को डेबिट करो। बस मेक श्योर कि जब आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर को बांटो तो सिर्फ कौन सा अमाउंट बांट सकते हो पार्टनर के बीच में? जो एक्सेस अमाउंट है। बोलो क्लियर है? और फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, बढ़ा दो इन ओल्ड रेशो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कर रहे हो तो। और अगर मैं बात करूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को बांटने की एंट्री, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस देखो कहां दिखाई दे रहे हैं? एसेट साइड। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं मेरे बच्चे? डेबिट। और सोचो कि जब आप इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कंप्लीटली राइट ऑफ करोगे, खत्म कर दोगे, तो ये डेबिट बैलेंस खत्म हो जाएंगे, और जब डेबिट बैलेंस खत्म होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो इसलिए देखो बेटा, आपने ना पीएनएल के डेबिट बैलेंस को यहाँ क्रेडिट किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्रेडिट किया, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया, और इन सारे लॉसेस को खत्म कर कर पार्टनरशिप फर्म ने ये लॉस, ये बर्डन किनको दे दिया? पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया। अब क्योंकि आप प्रॉफिट तो बांट नहीं रहे हो जो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट करोगे, आप लॉस दे रहे हो पार्टनर्स को, तो लॉस देने की वजह से पार्टनर्स का जो कैपिटल है ना वो रिड्यूस होगा, और जब पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होगा तो बिजनेस से इसके हमारे लिए जो लायबिलिटी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी कम हो जाएगी, और जब लायबिलिटी कम होती है तो बैलेंस डेबिट होता है। इसलिए लॉस बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी? जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, लाइक ए बी है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीएनएल अकाउंट, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टू
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो प्रॉफिट बांटने की एंट्री भी सुपर डुपर इजी और लॉस बांटने की एंट्री भी सुपर डुपर इजी, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बात समझ में आई? तो ये था आपका बोलते हैं ना कि फर्स्ट फेज, ठीक है, जहां पर मोस्टली हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस को, ठीक है, जो ओल्ड फर्म में एग्जिस्ट करते थे, जनरली हम उनको रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, जिस दिन पार्टनर रेशो क्या करते हैं चेंज, जनरली हम ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, क्योंकि हमने ओल्ड ही रेशो में इन्हें क्रिएट और अराइज किया होगा। तो जिस दिन रेशो चेंज करते हैं पार्टनर, उस दिन ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो एंट्री हमने बहुत अच्छे से इसकी देख ली। पर बेटा कभी कभी क्या होता है, देखो अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि कभी कभी ना पार्टनर्स टेबल में बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि देखो यार, हम आपस में ही तो रेशो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम आपस में ही तो रेशो चेंज कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं ना, हम इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस को नहीं बांटते हैं, हम इनको आगे भी नई फर्म में कैरी ऑन करते हैं, इन अकाउंट को क्लोज नहीं करते, नहीं बांटते, इनको आगे भी एज इट इज रखते हैं। तो अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को बांटना नहीं चाहते, आगे भी एज इट इज रखना चाहते, हम इन अकाउंट को क्लोज ही नहीं करना चाहते, तो बेटा फिर ऐसे में हमारा मेथड टू हमारा यहाँ पर अप्लाई होता है और हमें यहाँ पे पास करना होता है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अकाउंट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के अकाउंट को क्लोज करना नहीं चाहते, आगे भी रखना चाहते हैं, आगे भी एज इट इज इनको शो करना चाहते हैं, तो फिर हमें इनके एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। इसको समझाने के लिए ना देखो बेटा, यहाँ पर एक टॉपिक भी है, ठीक है। मान लो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास एक जनरल रिजर्व था। क्या था? जनरल रिजर्व था। कितने का? 60,000 रुपए का। मान लो ओल्ड रेशो था 1:1 और न्यू रेशो था 3:2। अब मान लो कि अगर हम इस जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांट देते, 1:1 यानी इक्वल रेशो में बांट देते, तो ए को 30,000 मिल जाता, बी को 30,000 का प्रॉफिट मिल जाता। पर पार्टनर्स ने टेबल में बैठ के डिसाइड किया कि हम अपने इस जनरल रिजर्व को ना आगे भी रखेंगे। और सोचो कभी आगे अगर ये नई फर्म में जनरल रिजर्व बटा, तो नई फर्म में हमारा ये रेशो क्या हो चुका है? 3:2 हो चुका है। तो जब आप नई फर्म में कभी आगे जाके इस जनरल रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो अगर आप 60,000 को 3:2 यानी 3/5 2/5 में बांटोगे, तो एक 36,000 और एक 24,000 आएगा, ठीक है। 5 से 60 12,000 टाइम जाएगा, 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24। तो 36,000 और 24,000 यहाँ पर ए और बी को फ्यूचर में मिलेगा, अगर हम आज जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं ओल्ड रेशो में। पार्टनर विल डिसाइड कि इसी जनरल रिजर्व को हम आगे भी कैरी ऑन करते हैं, और आगे कभी बांटोगे तो ये जनरल रिजर्व जब न्यू रेशो में बटेगा, तो ए को 36,000 मिलेगा और बी को 24,000 मिलेगा इन द 3:2 के रेशो में। अब यहाँ पर आप देखो, अगर ओल्ड रेशो में बटता तो ए को मिलता 30, बट अब न्यू रेशो में कभी आगे बटेगा तो ए को मिलेगा 36। तो देखो जनरल रिजर्व को ना बांटने की वजह से यहाँ पे ए को फायदा हो रहा है 6,000 रुपए से, देख रहे हो आप, गेन हो रहा है। और यहाँ पे बी को देखोगे ना, तो बी को अगर जनरल रिजर्व बढ़ जाता ओल्ड रेशो में तो 30,000 बढ़ता, बट अगर आगे अब जनरल रिजर्व ये कभी बढ़ेगा न्यू रेशो में, क्योंकि आप आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन मान लो नहीं बांटना चाहते हो, जनरल रिजर्व को आगे दिखाना चाहते हो, तो आगे कभी ये जनरल रिजर्व बढ़ा तो बी को न्यू रेशो में कितना मिलेगा? 24,000 मिलेगा। तो यहाँ पे ना देखो बी को नुकसान हो रहा है 6,000 रुपए का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जनरल रिजर्व को ना बांटने की वजह से ए को फायदा हो रहा है 6,000 का और बी को नुकसान हो रहा है 6,000 रुपए का। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो इसलिए बेटा अगर हम ना अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अगर नहीं बांटना चाहते, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को नहीं बांटना चाहते, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन आगे भी रखना चाहते, तो इनको ना बांटने की वजह से किसी पार्टनर को अननेसेसरी गेन होता है, किसी पार्टनर को अननेसेसरी लॉस यानी सेक्रीफाइस होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, ठीक है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है फॉर द नेट इफेक्ट। यानी एक पार्टनर प्रिफर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अकाउंट, पार्टनर इनको बांटना नहीं चाहते, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, इन सबके एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ठीक है। यस। अच्छा, कैसे पास करते हैं? तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेट इफेक्ट। देखो वैसे एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। जो गेन कर रहे हैं ना, जो गेन कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं उससे ले लो, उसका कैपिटल अकाउंट घटा दो। अब गेन जो कर रहे हैं, ठीक है,
जिसको प्रॉफिट और लॉस ना बांटने की वजह से फ्यूचर में क्या हो रहा है, फायदा, तो वो फायदा नहीं होना चाहिए। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन पार्टनर ना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए ना ये डिसाइड करते हैं कि जिसको फायदा हो रहा है ना वो पार्टनर उतना अमाउंट कंपनसेट कर देगा उस पार्टनर को जिस पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस ना बांटने की वजह से नुकसान हो रहा है। ओके, तो गेनिंग वाले पार्टनर्स का अकाउंट रिड्यूस किया जाता है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो अकाउंट है उसे कंपनसेट किया जाता है, उसे अमाउंट दिया जाता है। तो ऐसे में मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। एज पर एग्जांपल, जो एग्जांपल मैं आपके साथ अभी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ ए को गेन हो रहा है, बी को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो ए का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और 20 का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 6,000 रुपए से। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस बस एक एंट्री लगाएंगे। ठीक है, और वो कैसे लगाएंगे, तो ये एक स्टेप है। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट, मान लो हमारे पास वेरियस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वेरियस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, तो हम सारे प्रॉफिट और लॉसेस को बोलते हैं ना ऐड लेस करेंगे। देखो प्रॉफिट सारे ऐड होंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं जिनको हम बांटना नहीं चाहते उनको हम माइनस कर देंगे। इससे ना हमारे पास एक नेट इफेक्ट आएगा। नेट इफेक्ट का मतलब है ये देखो, मान लो मेरे पास पीएनएल है, ठीक है, मान लो मेरे पास पीएनएल है, एक प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, वहीं मेरे पास एक जनरल रिजर्व भी है, ये भी एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और मान लो कि अगर मेरे पास एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, मान लो, ठीक है, तो ये लॉस होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो ये माइनस होगा। तो मान लो अगर मेरे पास यही तीन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है, तो इन सबको प्लस माइनस करूंगा, तो इसके बाद जो बैलेंस आएगा ना वो नेट बैलेंस होगा, और इस नेट बैलेंस का मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा इकट्ठा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में। इनका अलग अलग ट्रीटमेंट तो नहीं करूंगा मैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में, अलग अलग तीन एंट्रीज तो नहीं लगाऊंगा। जब सबका एडजस्टमेंट किस में होना है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में। मैं सारे के सारे प्रॉफिट और लॉसेस को अगर बांटना नहीं चाह रहा हूं तो मैं क्यों इन सबका ट्रीटमेंट अलग अलग करूं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में। मैं सबको जोड़ूंगा, जो प्लस होंगे प्लस, जो माइनस होंगे माइनस, और एक नेट इफेक्ट नेट बैलेंस ढूंढूंगा जिसका एडजस्टमेंट कर दूंगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। बोलो बात समझ में आया? यस, ठीक है, तो नेट इफेक्ट निकालना है। ठीक है, सारे प्रॉफिट जितने दिख रहे हैं प्लस करो, अगर कोई लॉस है तो माइनस करो, और फिर नेट इफेक्ट की एंट्री पास कर दो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में। उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन और सेक्रीफाइस फॉर ईच पार्टनर, कि कौन पार्टनर कितने से गेन कर रहा है, कौन पार्टनर कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जो नेट बैलेंस आएगा, जो नेट इफेक्ट होगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गेनिंग शेयर से या सेक्रीफाइसिंग शेयर से। गेनिंग शेयर से करोगे तो पता चल जाएगा कि गेनिंग पार्टनर को फ्यूचर में अननेसेसरी गेन कितना हो रहा है, उसका अकाउंट आप डेबिट कर दोगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कराओगे नेट इफेक्ट को, तो पता चल जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फ्यूचर में कितना नुकसान हो रहा है, उसको कितना कंपनसेट करना है। ठीक है, तो आराम से हम इसे कर सकते हैं। हम इनके क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इनका क्या समझा दिया है, कंसेप्ट समझा दिया है। ठीक है, तो मोस्टली हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस को बांट देते हैं। बांट रहे हैं तो ओल्ड रेशो में बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज कर दो सारे। बोलते ना आप अपने प्रॉफिट लॉस को बांट दो, एंट्रीज हमने देख ली है। बट अगर पार्टनर विल डिसाइड कि हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस को नहीं बांटना चाहते हैं, तो फिर आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स आप इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट बोलते हैं ना कि डाउट का जो सॉल्यूशन है वो देने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये अच्छा बोलते हैं ना टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को मेरे बच्चे अपने क्लासमेट्स के बच्चे, आप क्लासमेट के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में आप इनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपका एक छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। ठीक है, सो मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के साथ। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, से हो बेटा, बाय।